हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ईएमआई। तो ईएमआई को मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे लेंज लॉ, फैराडे लॉ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एलआर सर्किट। ठीक है, एलआर सर्किट हम लोग डीसी में पढ़ेंगे, एसी में हम लोग एलआर सर्किट पढ़ेंगे। एसी कनेक्टर जब रहेगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू होता है आपका बी डॉट ए, अगर बी कांस्टेंट है तो। ठीक है, बी डॉट ए होता है। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, जो फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए फ्लक्स की, तो कितना हो जाएगा? इसका होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब फ्लक्स निकालते कैसे हैं? ठीक है, फ्लक्स निकालते कैसे? तो एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एरिया। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? ये बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब देखो कि चलो मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको पता है डायरेक्शन, लेकिन एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो उसके प्लेन के, मान लीजिए जैसे एरिया का ये प्लेन है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया जो वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से निकालते। तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ों का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक रिंग है। ठीक है, एक रिंग है जो इस प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, रिंग है, ये क्या है? ये बच्चों रिंग है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सारा फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, सारा फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ओके, रिंग इस तरह से रखा हुआ है मेरे हाथ वाले प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं रिंग का एरिया वेक्टर देखता हूँ तो रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा? रिंग का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे 0। थीटा कितना हो गया? यहाँ पे 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, यानी कि b इंटू क्या करेंगे? a करेंगे। तो b और a की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर। b और a की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। अब देखो, अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिंग को रख के मैग्नेटिक फील्ड को मैं थोड़ा सा टिल्ट कराते चला जाता हूँ। मतलब रिंग को मैंने ऐसे ही रखने दिया, इसी प्लेन में है रिंग इसी प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, इसको मैंने इस तरह से यहाँ से किसी एंगल पे, रिंग ऐसे है, सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है, तो और वैल्यू कितनी है? b है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन b एंड a। तो यहाँ पे देखोगे तो b तो इस तरफ है और a ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये, तो ये कितना है तुम्हारा? 37। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? बी ए कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू पता है, उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चन हो गया आपका फ्लक्स पे। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए पूछ सकता है, अगर कोई भी लाइन उस एरिया को क्रॉस नहीं की तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अगर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की तो। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि दे देगा कि b जो है आपका, b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप टेस्ला, ये b दे दिया कि b की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, b की वैल्यू ये दी हुई है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ है, आपको फ्लक्स निकालना है। एरिया क्या, कौन सा एरिया दिया हुआ है? देखिए ये वाला एरिया दिया हुआ है। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो यहाँ पे एक एरिया लिया है इस तरह का, ये एरिया, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 3 और y के तरफ 3 मीटर है और x के तरफ कितना है? ये 4 मीटर है।
ठीक है। अब एरिया का डायरेक्शन इस प्लेन में है तो बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स डायरेक्शन इसका लेना है, बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेने के लिए हम लोग किधर भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल क्या लिया जाता है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है ना, उधर ही डायरेक्शन लिया जाता है एरिया का, ठीक है। चलिए वो सब हम लोग बात की बातें यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू आपका L इंटू क्या होता है, B होता है। L इंटू क्या होता है, B होता है। अच्छा L कितना है, L कितना है, या ये इसको L मान ले तो ये कितना हो जाएगा 4i कैप क्रॉस 4i कैप क्रॉस 3 किधर है, ऊपर है 3j कैप। तो अगर देखोगे तो ये 12 हो गया, 12 के बाद i क्रॉस क्या बन गया, j बन गया। देखो L इंटू बी करोगे ना एरिया निकालने के लिए, तो L की वैल्यू कितनी है 4i क्रॉस क्या कर दिए 3j, i क्रॉस j क्या होता है k होता है। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 12k कैप। तो यानी कि अब एरिया निकल गया तुम्हारा यहाँ पे कितना निकल गया है 12k कैप निकल गया है, ठीक है। एरिया कितना निकल गया है 12k कैप निकल गया। अब अगर यहाँ से तुम्हें फ्लक्स निकालने के लिए पूछा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे एरिया में के कैप है, यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे क्या है जे कैप है। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई का के साथ डॉट 0 और आई का जे के साथ डॉट 0, ठीक है। अब क्यों 0 हुआ, क्योंकि एरिया जो है वो भी इसी प्लेन में है, एरिया जो है वो भी XY प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी XY प्लेन में है। जब दोनों XY प्लेन में हैं तो एक भी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रही है, एक भी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए फ्लक्स कितना आया है 0 आया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका लेंज लॉ, अब क्या है लेंज लॉ। लेंज लॉ को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेंज लॉ क्या होता है ना कि जो आप बोला गया क्या कि अगर मान लेते हैं कोई लूप रखा हुआ है, ठीक है, कोई लूप रखा हुआ है, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट किया, तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब तब इस लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि लूप क्या है क्लोज है। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हुआ होगा तब इसमें करंट फ्लो किया होगा, ठीक है। लूप क्लोज है तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर बी चेंज करेगा, अगर बी चेंज करेगा तो क्या फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, लूप क्लोज है। या इस लूप का अगर हम एरिया को चेंज कर दें तो भी क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। या इस लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को चेंज कर दें तो भी क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कि इन जनरल अगर हम देखे जाएं तो बी ए और थीटा तीनों को चेंज करें तो इसमें करंट डेवलप करेगा, मतलब इंड्यूस हुआ होगा ईएमएफ। यानी कि अगर सिंपल हम बोल दें कि अगर हम फ्लक्स को ही चेंज कर दें, क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम फ्लक्स को ही चेंज कर दें, बी को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, कॉस थीटा को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर हम फ्लक्स को ही चेंज कर दें तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। अब ये जो करंट का डायरेक्शन है, हमने क्या बोला कि करंट इसमें चलिए फ्लो कर रहा है, करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ध्यान सुनना, करंट क्या कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दो चीज होगा, एक तो करंट का मैग्नीट्यूड होगा कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड जो करंट का बताता है इसको हम लोग पढ़ते हैं किस में, फैराडेज लॉ में। और करंट का जो डायरेक्शन बताता है उसको हम लोग किस में देखते हैं, लेंज लॉ में देखते हैं। किस में देखते हैं, लेंज लॉ में। तो एक फैराडे लॉ हम लोग पर देखेंगे करंट के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, दूसरा क्या देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं जगह खाली है क्या, यही बता देता हूँ मैं। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या है ना बच्चों कि मान लेते हैं कि ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और इतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है, ये डिस्टेंस यहाँ से तक B है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है तुम्हारी B, कैपिटल B। तो अब फ्लक्स पूछेगा ना, फ्लक्स पूछेगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर,
इस रिंग का एरिया का डायरेक्शन भी अंदर, तो थीटा दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपल बी इंटू ए। तो बी तो दिया हुआ है बी, एरिया कौन सा लेंगे, क्या हम रिंग का एरिया लें पाई आर स्क्वायर या सिंपल इसका एरिया ले लें, तो हम लोग एरिया लेंगे यहाँ पे ए इंटू बी। यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है वो एरिया होता है जो या तो रिंग के अंदर हो और उसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, बस उतना एरिया होता है, ठीक है, जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा है ना, तब हम किसका एरिया लेंगे, रिंग का एरिया लेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है कि फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज क्या कब करेगा, जब रिंग के अंदर जो एरिया है उसमें कितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है, तब क्या करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सही है। तो एक हुआ आपका लेंज लॉ, दूसरा हुआ कि आपका फैराडे लॉ। तो हम लोग वही देखने वाले हैं यहाँ पे लेंज लॉ। क्या देखने वाले हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है ना कि अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने के कारण यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तुम इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहे हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पे एक लूप है, तो लूप में करंट इस तरह से फ्लो होता है ताकि ये जो इंक्रीज है इसको ये काउंटर कर सके, रोक सके, ओके, ठीक है। तो लूप में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, पहले लूप में करंट आया, किसके कारण आया, ड्यू टू चेंज इन बी, बी के इंक्रीज होने के कारण लूप में करंट आया। लेकिन ये करंट क्या करेगा, बी को इंक्रीज होने से ही रोकेगा। इस करंट को, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको पैदा किसने किया, उसको बनाया किसने, तो उसको बी के चेंज ने बनाया। लेकिन करंट जो बना है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ताकि इस बी के चेंज को खत्म कर सके, ओके, यानी कि सिंपल इसको बोलते हैं कि जिसने इसे पैदा किया है इस करंट को, वो उसी को मारना चाहता है, ठीक है, जिसने इस करंट को पैदा किया है। यानी कि देखो बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये लूप क्या चाह रहा है कि बी अंदर की तरफ ना बढ़े। तो लूप इस तरह से करंट प्रोड्यूस करेगा कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके ऑपोजिट हो। अंदर की तरफ अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। यानी कि इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग फ्लो करवा दें, करंट इसमें अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा दें, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, जो अंदर के बढ़ने को क्या होगा, रोकेगा। क्लियर है। अगर मान लो इसी में अगर ऐसा रहता कि बी जो है डिक्रीज कर रहा है, बी जो है अंदर की साइड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है, तो लूप में करंट फ्लो करेगा। बी अंदर के साइड घट रहा है, लूप से जा रहा है, अंदर के साइड घट रहा है, तो लूप क्या चाहेगा, बी अंदर के साइड ना घटे, तो बी को अंदर के साइड ये बी को बढ़ाना चाहेगा, तो अंदर के साइड ये बी को बढ़ाना चाहेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा, अंदर, तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा, ये क्लॉकवाइज, करंट किधर प्रोड्यूस होगा, इसमें क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था आपका लेंज लॉ। और भी लेंज लॉ के हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, मान लेते हैं करंट जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, वायर में करंट जा रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, एक लूप यहाँ पे रख देते हैं, एक लूप यहाँ पे रख देते हैं, तो कौन से लूप में क्लॉकवाइज होगा, कौन से लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ये देखना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे फोल्ड करोगे, यहाँ पे अगर देखो तो बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में बाहर की तरफ होगा, तो इस रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करोगे तो पाम अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। तो अब करंट इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे बी इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू स्ट्रेट वायर के कारण बी जो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो बी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अब बी बढ़ रहा है अंदर की तरफ,
तो ये बी को अंदर की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहेगा, तो ये उल्टा बाहर की तरफ एक प्रोड्यूस करेगा, तो इसने बाहर की तरफ प्रोड्यूस किया, तो इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सिमिलरली ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बाहर की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहेगा ये लूप, तो नेट किधर प्रोड्यूस करेगा, ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करेगा तब तो ऐसे घुमाओगे तो किधर जाएगा, तुम्हारा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। और अगर देखो तो मान लेते हैं कि तुमने क्या किया कि एक ये लूप है तुम्हारा, एक लूप है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट रख दिया। ध्यान देना कि जब भी तुम करंट, अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो थंब बाहर की तरफ, यानी कि नॉर्थ पोल बाहर होगा, पीछे क्या होगा, साउथ पोल। और अगर मान लो कि करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो थंब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ साउथ पोल होगा, तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें अंदर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, तुम्हें क्या दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। यानी कि अगर तुम्हें नॉर्थ पोल दिख रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और अगर तुम्हें साउथ पोल दिख रहा है तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब इस लूप के नज़दीक हम इस मैग्नेट को लेके जाते हैं। ठीक है, तो लूप क्या चाहेगा कि मैग्नेट नज़दीक ना आए, क्योंकि जब मैग्नेट नज़दीक जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जो कि लूप बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो मैग्नेट को रोकने के लिए लूप क्या करेगा, मैग्नेट को रोकने के लिए लूप क्या करेगा कि एक उल्टा मैग्नेट बनाएगा। अब मान लो ये मैग्नेट इधर जा रहा है, इस लूप को, इस मैग्नेट को रोकना है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो इधर भी क्या नॉर्थ पोल, पीछे भी क्या साउथ पोल। अब अगर तुम इधर से देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल दिखा है, यानी कि तुम्हें करंट कैसा दिखेगा, तुम्हें करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर तुम पीछे से देख रहे हो, अगर मान लो तुम यहां से देख रहे हो, तो तुम्हें साउथ पोल दिखेगा, तो तुम्हें करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, तुम्हें करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा इसका, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे कि ये लूप है, और मान लेते हैं कि हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे थे, तो इसमें इस तरह से इसने मैग्नेट बनाया ताकि नॉर्थ पोल नज़दीक ना आए, तो नॉर्थ को काउंटर करने के लिए क्या बनाया, इसने नॉर्थ बनाया। अब अगर मान लो कि हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो ये लूप क्या चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए, तो इधर साउथ पोल बनाएगा, इधर नॉर्थ पोल। और अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब करंट कैसे फ्लो करते हुए दिखेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हुए दिखेगा। कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हुए दिखेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं एक तुम्हारा क्या है, ये रिंग है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैंने एक यहाँ पे क्या किया, एक मैग्नेट को यहाँ पे गिराया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है क्या g के बराबर होगा, ग्रेटर देन g होगा, लेस देन g होगा, क्या होगा मैग्नेट का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट आएगा रिंग के नज़दीक, तो क्या होगा, ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, तो रिंग क्या करेगा, नॉर्थ पोल को नहीं आने देना चाहेगा, तो ये नॉर्थ बनाएगा और ये क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा। करंट का डायरेक्शन पूछा नहीं गया, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो नॉर्थ रिपेल होगा, यानी कि इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे ना मैग्नेट और रिंग का गिरने का, मैग्नेट के गिरने का, मैग्नेट के नीचे से जाने का, रिंग के गिरने का, जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा बच्चों, याद रखना, लेस देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, आपका लेंज लॉ था। लेंज लॉ से हम लोग डायरेक्शन पता लगाते हैं करंट की। अब क्या है अगला है आपका फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ किसी भी लूप में, या लूप नहीं भी रहे तो भी अगर फ्लक्स चेंज हुआ, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इज इक्वल टू -dφ/dt। माइनस क्यों आया है, ड्यू टू लेंज लॉ। माइनस क्यों आया है, ड्यू टू लेंज लॉ। ओके, चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका,
आपको बोला गया फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d∅dt, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। आप देखिएगा अगर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं। तो 4t² माइनस 6t प्लस क्या 9, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4t² का डिफरेंशिएशन कितना 2t माइनस 6t का डिफरेंशिएशन कितना 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो कितना हो गया ये 8t माइनस 6। कितने देर पे ईएमएफ पूछा है, 2 सेकेंड पे पूछा है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 8 इंटू 2 माइनस 6, 16 माइनस 6, तो कितना हो गया ये 10 वोल्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हो चुका होगा, 10 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो चुका होगा एट 2 सेकेंड। तो एक इस तरह का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखिए B जो है अंदर की तरफ, B की वैल्यू दी हुई है, B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू t², यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड A दिया हुआ है और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछा गया कि करंट का डायरेक्शन इसके अंदर क्या डेवलप हुआ होगा, दूसरा करंट जो डेवलप हुआ होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा। 2 चीज आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो लूप को अंदर की तरफ बढ़ना पसंद नहीं आया, तो अंदर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए इसको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मतलब नॉर्थ आपके साइड होना चाहिए, यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो करवाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ये पता चला कि करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या निकालना है, अब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ईएमएफ निकालें, वोल्टेज निकलेगा तब तो करंट निकलेगा। अच्छा, ईएमएफ कैसे निकलेगा, अगर मुझे फ्लक्स मिल जाए, क्योंकि फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस d∅dt। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और एरिया का डायरेक्शन भी अंदर ले लिए, तो दोनों के बीच का एंगल 0। तो सिंपल क्या कर दे, b इंटू ए, बी की वैल्यू कितनी है b0t² और a कितना इंटू a²। ये फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ही देखो, क्योंकि माइनस साइन जो होता है लेंज लॉ होता है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन से हम लोग ने यहाँ पे करंट तो निकाल लिया है, करंट तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए ईएमएफ, क्या देखना है हम लोग को, ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, d∅dt। कांस्टेंट सारे टर्म को बाहर निकाल लो, तो b0 इंटू a² बाहर, t² को अगर dt से डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ गया, 2t आ गया। तो ईएमएफ की वैल्यू निकल गई। अब करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो ईएमएफ की वैल्यू है तुम्हारी b0 a² इंटू 2t डिवाइड बाई क्या कर दो, r कर दो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, करंट निकल जाएगा, बहुत ही आसान। सिमिलरली अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है, तो फिर क्या करना है, फिर से करंट निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड वापस से अंदर की तरफ बढ़ रही है, अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ इसके कारण करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो करंट कैसे निकल जाएगा तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। अब आपको अगर करंट निकालना है तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स इक्वल टू होता है तुम्हारा b इंटू ए, दोनों अंदर की तरफ है यानी कि cos 0। b की वैल्यू दी हुई है b0t। अच्छा, एरिया कौन सा एरिया लेंगे, एरिया हम लोग वही लेते हैं जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर कितनी दूर में है, कितनी एरिया में है, हम लोग वही एरिया लेते हैं। तो बस यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरे का आधा, यानी कि πr²/2, कितना, πr²/2। तो अगर मैं यहाँ से ईएमएफ निकालूँ तो ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करो, सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आओ, बाई 2 dt/dt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब करंट निकालना है तो वापस से पीछे जाओ, करंट इज इक्वल टू EMF/R। तो कितना हो जाएगा, b0 इंटू πr²/2r निकल गया, ठीक है। तो ये भी आपका आसान था। अब जैसे कि इसमें क्या दिया गया, फिर से वही क्वेश्चन है, b की वैल्यू अंदर की तरफ है, अब मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, दिया हुआ है। अब आपको निकालना है चार्ज फ्लो इन टाइम t।
क्या निकालना है, चार्ज फ्लो। तो वापस से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी क्यूब इंटू एरिया हो जाएगा, फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो डी फाई बाई डी टी करोगे तो बी नॉट इंटू ए स्क्वायर बाहर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर। अब अगर हम लोग करंट निकालते हैं तो करंट इज इक्वल टू बी नॉट ए स्क्वायर 3t स्क्वायर ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। क्या निकल गया, करंट निकल गया। मुझे करंट नहीं निकालना है यहाँ पे, मुझे निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो करंट को हम लोग क्या dq बाई dt लिख सकते हैं। तो यहां से dq इज इक्वल टू करंट इंटू डी टी। करंट की वैल्यू कितनी है, बी नॉट ए स्क्वायर 3 बाई आर टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि डी टी उधर गया, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और डी टी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन टी स्क्वायर वेरिएबल है तो यहाँ पे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा बी नॉट ए स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो 3 कट गया, तो यहाँ से टी क्यूब बाई कितना आ गया, आर। अब देखोगे बी नॉट ए स्क्वायर इंटू टी क्यूब, बी नॉट ए स्क्वायर इंटू टी क्यूब क्या है, आपका फ्लक्स है। यानी कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस इन टाइम टी। तो चार्ज फ्लो इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स का मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। अब देखो जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन दिया गया कि B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर है, चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैंने पीछे का जो मेथड बताया है, ये जो मेथड बताया है इस पे से जाएंगे, कुछ बच्चे ये होंगे जो इस रिजल्ट को याद करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका चार्ज फ्लो, क्या है आपका चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स का मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय रेसिस्टेंस। फ्लक्स फाइनल का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब t की वैल्यू पुट करो 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 4 बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब फ्लक्स इनिशियल अगर तुम देखोगे यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ जो फैराडे लॉ पे थे। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े से टफ लेवल, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आपका स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट इंटू टी। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नॉट इंटू टी। अब जो करंट फ्लो कर रहा है स्ट्रेट वायर में, ओके, उसके कारण यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, तो कुछ फ्लक्स चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो करंट अगर वेरिएबल है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा, अगर तुम देखोगे तो उस दर ऊपर है तो इधर क्या बनेगा, अंदर की साइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इस पूरे रीजन में किधर बनेगा, अंदर की साइड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की साइड है। अभी करंट चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा होगा अंदर की साइड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा है उसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट इंक्रीज कर रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, किधर, अंदर के साइड। लेकिन ये लूप क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड इंक्रीज ना करे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड इंक्रीज ना करे। तो उसको रोकने के लिए बाहर, तो किधर हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ये जो करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, कुछ मान लेते हैं I', इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ईएमएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम देखोगे, वायर है, वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह अलग अलग।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक हम लोग पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं, ये जिसका लेंथ कितना है dx है। तो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πx। कितना, म्यू नॉट आई बाई 2πx। पढ़ा होगा, एम्पियर्स लॉ से भी पढ़ाया मैंने और आपको उससे भी बताया है। तो b निकाल लिया। अब b निकाल लिए हो तो इतने दूर का इस स्ट्रिप का फ्लक्स निकालो। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b इंटू एरिया लिखोगे। एरिया उस स्ट्रिप का, एरिया का लेंथ कितना हो, स्ट्रिप का लेंथ कितना l और थिकनेस कितनी dx। तो एरिया कितना, l इंटू dx। एरिया कितना, l इंटू dx। तो b आपने निकाल ही रखा है, कितना, म्यू नॉट आई बाई 2πx और एरिया कितना हो गया, L इंटू dx हो गया। एरिया कितना हो गया, L इंटू dx हो गया। हमने निकाल लिया, फ्लक्स भी हमने क्या किया, निकाल लिया। अब EMF निकालना है। तो EMF निकालने के लिए पहले जो आपने फ्लक्स निकाला है, आपने फ्लक्स निकाला है, इसकी टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, फ्लक्स की टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना फ्लक्स कितना हो जाएगा। देखो म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इंटू टी। ओके, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इंटू टी। नीचे देखोगे ऊपर L भी है, नीचे कितना है 2π, अंदर क्या बचा आपका dx बाई x। तो हमने जो फ्लक्स निकाला था, अब टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। पहले जो फ्लक्स निकाला था एक स्ट्रिप का फ्लक्स था ये, अभी टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x की छोटी वैल्यू a होगी और सबसे बड़ी वैल्यू a प्लस एल। तो a से लेके a प्लस एल तक। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स निकल गया तो उसको dt से डिफरेंशिएट कर दो तो EMF निकल जाएगा। EMF निकल गया तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, उस लूप में करंट निकल जाएगा। बहुत ही आसान। तो यहाँ पे मेन यही था कि आपको इस फ्लक्स की वैल्यू निकालनी थी, इस फ्लक्स की वैल्यू निकालनी थी। अगर देखोगे इंटीग्रेट करके तो निकल जाएगा ना, ln, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, ऊपर लिमिट a प्लस एल और नीचे लिमिट a, तो ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर t से डिवाइड कर दो तो टी कट जाएगा, dt से डिफरेंशिएट करोगे तो कट जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं किसी लूप को हम इधर घुमाते हैं, तो अगर घुमाते हैं तो क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। थीटा भी चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। अगर तुम घुमा रहे हो किसी भी चीज को तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। तो EMF कितना डेवलप होगा, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो d फाई बाई डी टी इज इक्वल टू BA कांस्टेंट ले लेते हैं, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, ओमेगा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ये जो बाहर चीज हो गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ई नॉट बोल लेते हैं इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि जो ई आया है वो साइन का फंक्शन है, यानी कि ई पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। यही चीज़ हम लोग एसी में पढ़ेंगे। ये जो एसी करंट होता है ये एसी का ईएमएफ हुआ, और इसी को अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, अगर रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है तो एसी का क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब देखिए, अब है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है ना, अभी तक तो हमने पढ़ा कि आपके पास कोई लूप है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस कारण से उस लूप में करंट जनरेट हुआ, उस कारण से उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर लूप कंप्लीट है तब उसमें क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कोई लूप नहीं है, एक रॉड है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। जब रॉड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ध्यान रखिएगा, रॉड के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। एक हायर पोटेंशियल पे रॉड चला जाता है, एक लोअर पोटेंशियल पे रॉड चला जाता है। तो कौन सा हायर पोटेंशियल जाएगा, तुम v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो, तो v क्रॉस b करने पे, v क्रॉस b करने पे थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b करने पे जिधर थंब जाएगा वही हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा, जिधर हमने v क्रॉस b किया है, और ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। यानी कि इस रॉड को हम ट्रीट कर सकते हैं एक बैटरी की तरह,
ऊपर हायर पोटेंशियल था तो ऊपर बड़ी डंडी, नीचे छोटी डंडी, और इसका ईएमएफ कितना मान लेते हैं ई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी BLV। जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी BLV। ये वैल्यू ईएमएफ इज इक्वल टू BLV तब होगा जब B परपेंडिकुलर टू L है, B परपेंडिकुलर टू V है एंड L परपेंडिकुलर टू V है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब वैल्यू कितनी हो जाएगी ईएमएफ की BL इंटू V। तब वैल्यू कितनी हो जाएगी ईएमएफ की BL इंटू V। लेकिन अगर मान लो कि B पैरेलल टू V है तब ईएमएफ इंड्यूस कितना 0। अगर मान लेते हैं B पैरेलल टू L है तो भी ईएमएफ इंड्यूस कितना 0। अगर मान लेते हैं L पैरेलल टू V है तो भी ईएमएफ इंड्यूस कितना 0। सिर्फ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तभी होगा जब तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। पैरेलल कंपोनेंट के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना होगा, 0 होगा। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक रॉड है L लेंथ का, इधर जा रहा है V वेलोसिटी से, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और रॉड इधर, तो B तो परपेंडिकुलर टू L है, V इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो B परपेंडिकुलर टू V भी है। लेकिन क्या L लेंथ तो इधर ना रॉड का लेंथ इधर, तो क्या L और V परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं। दोनों के बीच का एंगल कितना है 37। तो क्या करो, इस V के दो कंपोनेंट कर दो, एक V पैरेलल और दूसरा V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ। जो पैरेलल टू लेंथ है इसके कारण कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, सिर्फ किसके कारण, परपेंडिकुलर के कारण। तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा उधर वाला कॉस, तो इधर वाला कितना हो जाएगा sin 37। कितना हो गया sin 37। तो अब देखो हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, V क्रॉस V करोगे तो थंब उस साइड जा रहा है, यानी कि ये वाला तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। यानी कि इस तरह की बैटरी बनेगी इस वाले केस में, और इसकी वैल्यू क्या होगी BL इंटू V। जो परपेंडिकुलर वाला है वही लेना है, तो V के जगह पे क्या लेंगे हम लोग, V परपेंडिकुलर लेंगे। तो B की वैल्यू दी हुई है B, लेंथ भी L, और V परपेंडिकुलर का मतलब क्या है V sin 37। तो जब भी ऐसा रहे तो क्या करो, V को कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक कॉस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। पैरेलल वाले कंपोनेंट को नहीं लेना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि स्ट्रेट रॉड नहीं है, कोई जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, अब इसको मूव करा रहे हो V वेलोसिटी से। अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, कुछ नहीं करना है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, बस इसको देखो, ये A है, ये B है, तो क्या करो AB को जोड़ दो, AB को जोड़ के एक रॉड बना लो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ के एक रॉड बना लो। वो स्ट्रिप जिधर जा रहा है उधर ही इस रॉड को मूव करा दो V वेलोसिटी से। V क्रॉस B करते हैं तो थंब इधर आता है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, मतलब ईएमएफ इज VA माइनस VB। सब परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ इधर है, कितना हो जाएगा आपका BL इंटू V। अब लेंथ के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, और अगर ये सेमी सर्कल है, ये रेडियस R है, तो लेंथ के जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2R इंटू V। क्या हो जाएगा 2R इंटू V। अब देखिए जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं। क्या करना है, मैंने क्या बोला, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रॉड बना लो। तो हमने ज्वाइन करते हुए एक रॉड बना लिया। अब जो रॉड है बनाया है आपका, ये रॉड बना लिया, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना है 5 7, और ये कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा इसका 2 और 3। तो रॉड का लेंथ तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा 5 मीटर आ गया। और हम इसको ले किधर जा रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस रॉड को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं V वेलोसिटी से। क्या रॉड और V के बीच में कुछ एंगल है? हाँ बिल्कुल है। यानी कि क्या सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व करने से पहले V को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल। मुझे परपेंडिकुलर वाले से मतलब है, पैरेलल वाले से मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? परपेंडिकुलर वाले से मतलब है, पैरेलल वाले से मतलब नहीं है। लेकिन कंपोनेंट करने के लिए मुझे एंगल पता करना पड़ेगा, तो चलो हम एंगल पता करते हैं।
ये 5 है ना x, और यहाँ पे x2 है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा तुम्हारा 3, और ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा यहाँ पे 4। अच्छा ये 3 है, ये 5 है, और अगर ये हम इसको थीटा लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू कितनी 53। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना आ गया तुम्हारा 53 डिग्री। कितना आ गया 53 डिग्री। तो अब मुझे इन दोनों में से कोई सा भी एंगल निकाल लें। अब देखो ये वाला एंगल 53 है, तो ये एंगल कितना 37। अच्छा ये 37 है, तो ये भी एंगल कितना 37। तो आपको पता चल गया ये cos 37 हो जाएगा, ये sin 37 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VL इंटू V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी V sin 37। आराम से निकालिए। अब देखो क्या यहाँ पे एक लूप को हम ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आपको मैंने क्या बोला है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखने के लिए। क्या बोला है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखने के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग, A B C D। V वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखने के लिए बोला गया है। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी कि नेट EMF कितना हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया है। अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट लेता हूं तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा VB माइनस VC, क्या पूछा है VB माइनस VC, तो BC को देखो, BC को देखो, BC वाले रॉड से पूछा ना, BC रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखो ये जो रॉड है, BC जो रॉड है, और वेलोसिटी जो है पूरे फ्रेम की, दोनों पैरेलल, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल, तो कितना हो गया ये 0 हो गया। सिमिलरली AD जो है तुम्हारा VA माइनस VD भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन क्या इस रॉड को अगर तुम देखोगे मूव करते हुए तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, यानी कि VB माइनस VA तो कुछ होगा, कितना होगा BLV। सिमिलरली VC माइनस VD भी होगा, और ये भी कितना होगा BLV, क्योंकि देखोगे तो लेंथ तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है ना। तो अब दोनों जगह पे बैटरी बनेगी। कैसी बैटरी बनेगी, देखो इस तरह की, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और BLV। तो नेट EMF कितना हो गया 0 हो गया, नेट EMF कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बना सकते हैं आराम से। अब जैसे इस फ्रेम को ले आया गया, सब लेंथ L है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 45 डिग्री हो गया। इसको हम ले आए, तो अगर इसको इस साइड ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं किधर है बच्चों, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके तो अगर यहाँ पे देखोगे नेट जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया है, तो ई नेट कितना 0। ओके VBC निकालना है, VB माइनस BC, तो V क्रॉस B करेंगे तो B हायर पोटेंशियल पे, C लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। VB माइनस BC निकालना है, तो क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्या L के, नहीं है ना। तो वेलोसिटी का ये 45 है, तो ये भी 45, तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर दो, V cos 45 और V sin 45। तो V sin 45 का मतलब V/√2, तो क्या हो जाएगा BL इंटू V/√2। हमें कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली VB माइनस VA करते हैं, तो V क्रॉस B करोगे तो B हायर पोटेंशियल पे, A लोअर पोटेंशियल पे, तो VB माइनस अगर VA करते हैं तो सिंपली क्या लिख दें, BLV लिख दें। VA माइनस VC, ये AC वाला जो लेंथ है, ये जो रॉड है, और वेलोसिटी जो है दोनों पैरेलल, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। अगर मान लो इस इंस्टेंट पे आपसे पूछा गया, इस इंस्टेंट पे पूछा गया कि इस रॉड के अक्रॉस कितना EMF जनरेट हुआ होगा, तो ऑब्वियस है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, और ये हायर पोटेंशियल पे होगा जिसको A मान लेते हैं, और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा जिसको B मान लेते हैं। तो पोटेंशियल EMF जो जनरेट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ना VA माइनस VB ना, यही ना, कितना जनरेट हुआ होगा, तो क्या होता है BLV, क्या होता है BLV। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ रॉड का पता है, इस पॉइंट पे B क्या होगा इनफाइनाइट रॉड के कारण, तो B आपको पता है कितना होता है μ0I/2πAL इंटू V।
अब अगर इस रॉड को, अब इस रॉड को हम कैसे ले जा रहे थे, दूर ले जा रहे थे, तो बी क्या कर रहा था आपका, बी इस इंस्टेंट पे हमने बी निकाला। अब अगर मान लो इस रॉड को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, अगर हम इस रॉड को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तब इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। अगर हम रॉड को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तब ईएमएफ इसमें कितना जनरेट होगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए। अगर देखो V किधर है आपका, ऊपर की तरफ है, और B किधर है, अंदर है। V क्रॉस B करोगे तो ये हायर पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए कोई एक स्ट्रिप लेते हैं छोटा सा, जिसका लेंथ कितना dx और जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, x हो गया। अब इस स्ट्रिप का ईएमएफ निकालते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। हम उस छोटे से स्ट्रिप का ईएमएफ निकालते हैं, जिसको लिखेंगे BL कितना dx इंटू वेलोसिटी कितनी v। b की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इंटू dx, वेलोसिटी कितनी v, तो म्यू नॉट IV बाई 2 पाई dx बाई x का इंटीग्रेशन। x की सबसे छोटी वैल्यू a, सबसे बड़ी वैल्यू a प्लस l, तो कितना आ जाता है ये म्यू नॉट I बाई 2 पाई ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a। अब जब इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो इसके कारण तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0, क्योंकि ये रॉड और ये तो पैरेलल ही है ना, पैरेलल ही है ना, वेलोसिटी और उसका लेंथ, और इसके कारण भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। अच्छा, इसके कारण जब इसको इधर ले जा रहे हो तो इसके कारण E1 मानते हैं और इसके कारण क्या मानते हैं, E2 मानते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से लेके और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का L दिया हुआ है। तो आप देखो इन दोनों के कारण तो निकालना नहीं है, मतलब मुझे इस स्ट्रेट रॉड और इस स्ट्रेट रॉड के कारण निकालना है। तो E1 की वैल्यू सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, BLV। B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A इंटू L इंटू V। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या लिख दोगे, म्यू नॉट I L इंटू V बाई 2 पाई A प्लस L। ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो E2 कम हो जाएगा, E1 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सिमिलरली इसको ऊपर ले जा रहे हो, इसको ऊपर ले जा रहे हो तो इसके कारण और इसके कारण तो होगा नहीं, और ऊपर ले जाने के कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे सोच के देखो कितना आना चाहिए, इसको सोच के देखिए, कमेंट में मुझे बताइएगा कितना आना चाहिए। बहुत ही आसान है ये, अगर तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो इसकी वैल्यू आएगी ना ईएमएफ की, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वही इसकी वैल्यू भी आएगी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। और वैसे भी एक लाइन में जा रहा है, पूरे इस लाइन में जा रहा है, तो इतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ पे है, इनफाइनाइट वायर है ना, उतना ही यहाँ पे भी होगा, उतना ही यहाँ पे भी होगा, तो फ्लक्स ही नहीं चेंज कर रहा है। जब फ्लक्स नहीं चेंज करेगा तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। रेल प्रॉब्लम देखो, रेल प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है लेंथ L का, उसको V नॉट वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इस रॉड पे हम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। होता क्या है, V नॉट वेलोसिटी से रॉड मूव करेगा तो रॉड में एक ईएमएफ जनरेट होगा, कितना, BL इंटू V नॉट। कितना जनरेट होगा, BL इंटू V नॉट। ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा इस तरह से। जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, यानी कि BL इंटू V नॉट बाय क्या हो जाएगा, R। BL इंटू V नॉट बाय क्या हो जाएगा, R। ये करंट फ्लो करने लगेगा इसमें, ठीक है। अब इस रॉड को देखो, इस रॉड में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है IL इंटू B, सब 90 डिग्री पे है तो ILB हमने लिख दिया। DL क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, IL इंटू B। I की वैल्यू दी हुई है BL V नॉट बाई RL इंटू B, तो कितना हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट बाई R। ये क्या निकल गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स निकल गया। अब इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसकी स्पीड कम होगी। मुझे क्या करना है, अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो मैं कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं ताकि ये फोर्स ये कांस्टेंट रहे, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के फोर्स जो है उसके बराबर होना चाहिए।
यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई क्या हो जाएगा आर। अच्छा, फोर्स तो तुम लगाओगे नहीं, किसी मशीन के से द्वारा ही लगाओगे, तो उसका पावर कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। अब देखो, अगर तुमने v वेलोसिटी से इसको फेंक दिया है तो आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होगा। वेलोसिटी इसकी घट रही है क्योंकि फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो वेलोसिटी किस तरह से घटेगी, आपको इसका फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है, पूछने के लिए मतलब किसी दूसरे फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, फोर्स कितना आया था, फोर्स आया था आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई आर, ये फोर्स आया था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई एम इंटू आर। अब इसको हम एक्सेलरेशन को माइनस डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई क्या आ गया, एम इंटू आर। हम इसको क्या लिखें बताओ, किसी टाइम पे जो वेलोसिटी है, किसी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी v, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी, एक सेकेंड, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी v, किसी टाइम की वेलोसिटी कितनी v ना, v नॉट को नहीं, किसी टाइम की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं dv बाई v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी टी बाई एम आर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे खाली dt का इंटीग्रेशन। टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ क्या निकाल लेना, r निकाल लेना। अब किसी रॉड को हम घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड के किसी पॉइंट को देखना, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी से, v क्रॉस b करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका हायर पोटेंशियल पे, ये क्या चला जाएगा आपका लोअर पोटेंशियल पे। तो एक बात याद रखना, जब भी रॉड को घुमाओ ना तो एक पॉइंट हिंज है, ठीक है, एक पॉइंट हिंज है, मतलब ये फिक्स है जिसके अबाउट रॉड घूम रहा है, ठीक है। तो एक जो है तुम्हारा, इस पॉइंट को a मानते हैं, इस पॉइंट को b मानते हैं, तो va माइनस vb जो आएगा वो आएगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। कितना आ जाएगा, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। उसमें ये जो va माइनस vb है, इसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए, हिंज होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। b क्या है, a क्या है, जो हिंज पॉइंट है, a क्या है, जो हिंज पॉइंट है, b कौन सा पॉइंट है जहां पे मुझे निकालना है, और L क्या है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जैसे कि मान लो कि तुम इस रॉड को घुमा रहे हो, इस साइड से ऐसे करके घुमा रहे हो, अंदर की तरफ नेगेटिव फील्ड है, ये पूरा लेंथ कितना है, यहां से यहां तक L है। अब आपसे बोला गया पहला VV माइनस VC निकालो, तो जब भी ये फॉर्मूला रहेगा तो एक क्या होना चाहिए, हिंज होना चाहिए, तो ये हिंज है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, L मतलब B और C के बीच का डिस्टेंस, तो अगर ये टोटल L है तो कितना हो जाएगा, L बाई टू का स्क्वायर, यानी कि B ओमेगा एल स्क्वायर बाई कितना हो गया तुम्हारा 8। सिमिलरली A और B में अगर तुम देखोगे, ये देखो ऊपर जा रहा है ना, तो ये किधर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो V क्रॉस B करोगे तो थंब इधर आएगा, तो ये फिर से हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले में भी देखो A और B के बीच में पूछा गया, चलो एक पॉइंट तो हिंज है, एक पॉइंट हिंज है, हमारा काम हो गया, लेकिन B हायर पोटेंशियल पे है और A लोअर पोटेंशियल पे है, वो जो मैंने क्रॉस वाला बताया था आपको, तो उसके कारण से ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हो, और वैल्यू कितनी आएगी, b ओमेगा बाई टू और l बाई टू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अब क्या पूछा है, A और C के बीच में पूछा है, तो जब भी ऐसा पूछे जहां पे दोनों पॉइंट हिंज नहीं है, तब हम उन चीज का यूज करेंगे जो पॉइंट हिंज था, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो A माइनस C पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो b तो कट जाएगा, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। ऐड करके देख लेना इसको, कितना आ जाएगा 0। इसको घुमा रहे हो, जब इसको घुमा रहे हो, इस तरह के चीजों को घुमा रहे हो, तो कुछ मत देखो, क्या देखो, एक तो हिंज पॉइंट देखो, फिर जो दूर वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिए, इसको रॉड मान लो और आंसर निकाल दो, क्या VA, इसको B मान लो, इसको A मान लो,
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या होता है 2 होता है बी ओमेगा एल के बदले 2r का स्क्वायर बाई कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब डिस्क है तो डिस्क मान लेते हैं हम लोग बहुत सारे रॉड से बना हुआ होगा, तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पेरीफेरी पे है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, वॉर्टेक्स फील्ड होता है, जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है ये चेंज होते रहता है, ये चेंज होते रहता है। तो इस बी के चेंज होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ड्यू टू चेंज इन बी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्लोज लूप में होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, लेकिन ये जो F इज इक्वल टू क्यू ई है इसको फॉलो भी करता है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है ये। अब जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ई डॉट डी एल जो कि पोटेंशियल होता है इज इक्वल टू क्लोज लूप में इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ से एक पॉइंट r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वॉर्टेक्स फील्ड है, B वेरी कर रहा है, तो क्या करो r डिस्टेंस पे एक बार तुम इसको घूम जाओ, r डिस्टेंस पे इसको घूम जाओ। तो जब घूमोगे तो हम क्या लिखें, E डॉट डी एल को क्या हम लोग E इंटू 2 पाई r लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है तुम्हारा डी फाई बाई डी टी है, क्या है तुम्हारा डी फाई बाई डी टी, तो यानी कि d बाई डी टी ऑफ फाई क्या होता है b इंटू ए, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है b नॉट इंटू टी, और एरिया कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई आर स्क्वायर। तो अब देखोगे यहाँ से तो कांस्टेंट सारे चीजों को बाहर निकाल दो, b नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, dt बाई डी टी कितना हो गया 1 हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन याद रखिए। इसके कारण दो तरह के केसेस बनते हैं, एक होता है जब r का वैल्यू क्या हो जाएगा कहीं पे बाहर हो जाएगा, तो r का वैल्यू अगर कहीं पे बाहर हो गया है तो हम जब लूप लेंगे, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप लेंगे इस वाले के लिए तो E इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल R ले लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स चेंज होगा मैक्सिमम इतने दूर तक ही हो सकता है ना, तो यानी कि जो फ्लक्स वाले में जो रेडियस लेंगे वो क्या लेंगे यहाँ पे कैपिटल R ले लेंगे, वो बाहर वाला R मत लेना क्योंकि फ्लक्स बस उतने दूर में चेंज हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन देखिए, इंडक्टर होता है, इसकी यूनिट होती है क्या, हेनरी होती है, यूनिट क्या होती है हेनरी होती है, क्लियर है। तो इसका हम लोग डायमेंशन वायमेंशन सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो एल इज इक्वल टू ई डी आई बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अच्छा ई क्या होता है तुम्हारा वोल्ट होता है, डी आई क्या होता है एम्पियर होता है, टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। वोल्टेज का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू करेंगे तो वर्क डन बाई चार्ज से वोल्टेज का डायमेंशन निकल जाएगा, एम्पियर करंट आपको पता है। तो इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि अगर मान लो इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है तो ये इंडक्टर करंट को चेंज होने देना नहीं चाहेगा। तो क्या करता है ये इंडक्टर, जब अगर मान लो करंट बढ़ रहा है तो इस करंट को बढ़ने से रोकने के लिए एक उल्टा बैटरी बना देता है ताकि ये करंट ना बढ़े, और अगर ये करंट घट रहा है तो इसको सपोर्ट करता है कि ये घटे ना और सीधा बैटरी बना देता है। ओके, और ये जो बैटरी का जो ईएमएफ होता है कितना होता है एल डी आई बाई डी टी, कितना होता है एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, उधर से करंट फ्लो कर रहा है कितने 2 एम्पियर का, और रेट कितना है डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर पर सेकेंड। अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है इसका मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर निगेटिव होता तो करंट क्या होता डिक्रीज कर रहा होता। तो हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी एक उल्टा बनाया होगा, ये तुम्हारा ए था ये तुम्हारा बी था, इंडक्टर ने बैटरी एक उल्टा बना लिया होगा, और इंडक्टर ने जो बैटरी बनाया होगा वो एल डी आई बाई कितना डी टी। इंडक्टर का काम ही होता है कि करंट के चेंज को अपोज करना, मतलब चेंज ना हो करंट, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, अगर घट रहा है तो घटने से रोकेगा, ये इंडक्टर का काम होता है। इसकी वैल्यू देखो एल कितना दिया हुआ है 2, डी आई बाई डी टी कितना डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3, तो कितना हो गया ये 6 वोल्ट हो गया। यानी कि हम लोग अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें तो वी ए
करंट के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गए तो -6 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB कितना हो गया तुम्हारा 6 वोल्ट हो गया। क्या कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पे A और B के बीच का पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, di/dt नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब करंट घट रहा है। तो करंट घट रहा है तो ये इंडक्टर एक बैटरी बनाएगा जिसके कारण क्या हो बढ़े, और EMF इज इक्वल टू बैटरी जो होगा वो L di/dt यानी कि 2, यानी कितना ये 10 वोल्ट। -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस के हिसाब से तो मैंने बैटरी बना दी, तो बार बार एक चीज को क्यों लोगे। अब तुम्हें B पे पहुंचना है, वहां से चलना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम कहाँ VA पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल घटेगा, कितना घटा 10 वोल्ट। निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा, कितना बढ़ा तुम्हारा 10 वोल्ट। फिर यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो पोटेंशियल कितना बढ़ा 20 वोल्ट। और हम कहाँ पे आ गए VB पे आ गए। हम यहाँ इस इक्वेशन से VA माइनस VB निकाल सकते हैं। एनर्जी कितनी होती है इंडक्टर की, हाफ LI²। फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है LI। L जो होता है इंडक्टर जो होता है ये कितना μ0 n² इंटू V। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, μ0 n² इंटू V। अब ये जो इंडक्टर होता है ना ये किस पे डिपेंड करता है, ये डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब उसका एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, मीडियम क्या है। ये जो होता है L जो होता है डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन मतलब एरिया कितना है, लेंथ कितना है, वॉल्यूम कितना है, इन्हीं सब पे डिपेंड करता है। ये किसी करंट पे डिपेंड नहीं करता है। जस्ट लाइक रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, जिस तरह रेसिस्टर जो होता है वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, उसी तरह इंडक्टर जो होता है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, EMF पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का ये याद रखना कितना होता है B²/2 μ0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है 1/2 ε0 इंटू E²। बस ये याद रखना कि यहाँ पे क्या करते हैं ना μ0 को 1/ε0 से रिप्लेस, मतलब ε0 को 1/μ0 से रिप्लेस कर देते हैं। LR सर्किट के बारे में देखते हैं। L और R लगा रहेगा, किसके साथ पढ़ना है हमें DC सर्किट के साथ पढ़ना है। अब इंडक्टर क्या होता है ना T = 0 पे, T = 0 पे मैंने स्विच ऑन किया तो बहुत सारे करंट यहाँ से पास करेंगे। तो इंडक्टर क्या करेगा उस करंट को अपोज करेगा, क्योंकि इंडक्टर चेंज नहीं चाहता है तो करंट को अपोज करेगा, करंट को जाने ही नहीं देगा। अगर बहुत ज्यादा करंट चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा अपोज करेगा, करंट को जाने नहीं देगा। तो क्या होता है ना कि T = 0 पे उसमें से कोई करंट क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी कि जो इंडक्टर है ना T = 0 पे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। कैसे, ओपन सर्किट की तरह। T = 0 पे इंडक्टर क्या होगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा T = 0 पे। लेकिन T =∞ पे क्या होता है ना कि करंट जाके कांस्टेंट हो जाता है बहुत टाइम बाद। अब जब करंट कांस्टेंट हो गया है तो इंडक्टर का क्या काम, कांस्टेंट करंट को, मतलब वो तो चेंज को अपोज करता है ना। ओके, कांस्टेंट को तो वो अपोज ही नहीं करेगा। तो कांस्टेंट अगर हो गया तो इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है, सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये बात याद रखिएगा T = 0 पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडक्टर है ही नहीं, ये जगह खाली है। ये जगह क्या है, खाली है, ओपन का मतलब। और सिंपल वायर का मतलब इंडक्टर को हटा के एक सिंपली वायर से रिप्लेस कर दो। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और LR सर्किट में जो I है वो क्या होता है I0 1 - e⁻t/τ। टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L/R। तो L/R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे L/R का डायमेंशन पूछता है तो L/R का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होता है। तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। करंट इस तरह से बढ़ता है, वन टाइम कांस्टेंट में 0.63 करंट बढ़ जाता है। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है तो 0.63 I0, यानी कि 63% करंट बढ़ जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है। मान लेते हैं ये बैटरी आपकी दी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आपसे पूछा है ये करंट इससे I निकला, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक और रेसिस्टर है। आपसे पूछा T = 0 पे सबका करंट पूछा है। तो T = 0 पे इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे खाली है तो इधर कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी, 0, वो तो है ही नहीं, ये सर्किट नहीं है, यही नहीं है तो ये पूरा नहीं है। अब ये 2 और वो कितना हो गया 3, तो 2 और क्या हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, 3 आ गया, दोनों सीरीज में है तो 3 आ गया तुम्हारा। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 हो गया
रेसिस्टेंस और वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितना निकला होगा 10/3, और जो करंट 10/3 एम्पियर निकला वही करंट इसमें भी चला गया 10/3 एम्पियर। इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सिंपल वायर की तरह बिहेव किया तो ये दोनों क्या है पैरेलल, तो पैरेलल है तो R और R पैरेलल है तो 1 हो जाएगा 2 और 2 मिलके, अरे 1/R1 + 1/R2 करोगे ना 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, और 10 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना 5 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू होगी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहाँ से आया, एक रेसिस्टर इधर एक रेसिस्टर इधर, हाफ हाफ बढ़ जाएगा 2.5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर में बट गया। ठीक है, तो ये था बच्चों पूरा का पूरा क्या ईएमआई हमने पूरा का पूरा कर लिया है। सारा कॉन्सेप्ट जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ईएमआई बच्चों हमने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का वो होगा एसी का। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।